हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है ऊतक, और ऊतक में हमने पादप ऊतक के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से देख लेना उसको। बगैर उसको देखे इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आइए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। वीडियो कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि हमने जंतु ऊतक को एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम जंतु ऊतक की बात करें तो हमने इसको आपका उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक यानी कि 4 भागों में बांट दिया है। 4 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। हमने एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन आपके सामने लेकर आए हैं जिसको खूब अच्छी तरह से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमने जंतु ऊतक को 4 भागों में बांट दिया है। उपकला ऊतक, आपका संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो आइए उपकला ऊतक को देखते हैं। ये उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों के आंतरिक और बाह्य परतों का निर्माण करता है। ये जो उपकला ऊतक है, इससे शरीर की बाहरी परत और शरीर के आंतरिक अंगों की परतों का निर्माण किससे होता है? उपकला ऊतकों से होता है। अब ये पाए कितने प्रकार के जाते हैं? तो ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन से उपकला ऊतक? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला आपका होगा वर्गाकार। ठीक है, ये ऊतक क्या करता है? ये ऊतक हृदय, फेफड़े, रक्त नलिकाओं की परतों का निर्माण करता है। यानी कि जो ये वर्गाकार ऊतक है, ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में चाहे हृदय हो, चाहे फेफड़े हो, ठीक है, चाहे रक्त नलिकाएं हो, उनके जो आंतरिक परतें हैं उनका निर्माण करता है ना। अब देखिए, हमारे शरीर में रक्त जो है नलिकाओं में बहता है ना, तो उनकी जो परतें हैं उनका निर्माण कौन करता है? तो वर्गाकार उपकला ऊतक करता है। ठीक है, इसको इस तरह पढ़ेंगे, वर्गाकार उपकला ऊतक। अब देखते हैं घनाकार, इसको बोलते हैं घनाकार उपकला ऊतक। घनाकार ऊतक बच्चों, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों का निर्माण घनाकार ऊतकों से होता है। जैसे इसमें आप देखेंगे थायराइड, पैराथायराइड आदि जो ग्रंथियों का निर्माण हुआ है वो घनाकार ऊतकों के कारण ही हुआ है। क्लियर? अगला देखते हैं स्तंभाकार। बच्चों, नाम से पता चल रहा है स्तंभाकार, यानी कि स्तंभ की तरह एक कोशिकाएं होती हैं और जो एक साथ मिलकर इस ऊतक का निर्माण करती हैं। तो देखिए बच्चों, स्तंभाकार जो ये ऊतक होता है, ये पाचक अंगों जैसे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनका निर्माण कौन करता है? तो स्तंभाकार ऊतक करता है। यानी कि हमारा जो आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इनमें जो ऊतक पाया जाएगा वो ऊतक होगा स्तंभाकार ऊतक। ठीक है, क्लियर? अगला है रोमांच उपकला ऊतक। इस नाम से आपको पता हो जाना चाहिए कि जो हमारी त्वचा है, इसमें जो रोए पाए जाते हैं, उन जगहों का निर्माण कौन करता है? तो रोमांच उपकला ऊतक करता है बच्चों। ठीक है, जैसे आप देखते हैं त्वचा का निर्माण किससे होता है? तो रोमांच उपकला ऊतक से होता है। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? यदि डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं आपका संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक को हमने 3 भागों में बांट दिया है। एक सॉफ्ट संयोजी ऊतक जिसको नरम संयोजी ऊतक बोलते हैं, और दूसरा कठोर संयोजी ऊतक, और तीसरा तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो हमारा नरम यानी सॉफ्ट
कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों जो हमारा नर्म संयोजी ऊतक है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक एडिपोज टिश्यू, आप जानते हो एडिपोज टिश्यू क्या करता है, हमारी त्वचा के नीचे वसा का संश्लेषण करता है और एक ऊष्मारोधी परत का निर्माण करता है जो शरीर के बाहरी नुकसान या क्षतिग्रस्त यानी कि त्वचा को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू है ना, ऐसी परत का निर्माण करता है। और क्या करता है, एडिपोज टिश्यू अतिरिक्त वसा को हमारी त्वचा के नीचे स्टोर करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, वही वसा हमको एनर्जी देती है। ठीक है, उसी वसा से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि जो है कुछ लोग बहुत दिनों तक भूखे रह सकते हैं, उनकी त्वचा के नीचे ये टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू जो वसा को संश्लेषित करता है। ठीक है, अगला देखिए एरियोलर टिश्यू, इसको पढ़ेंगे एरियोलर कनेक्टिव सॉफ्ट टिश्यू। ये क्या करता है, ये ऊतक उन स्थानों पर पाया जाता है, ठीक है, जहां पर क्या होता है बच्चों, बहुत कम ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, जहां पर बहुत कम ऊतक पाए जाते हैं और ये क्या करता है, ऊतक को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसी में एक सेल पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल ये ऐसे पदार्थों का निर्माण करती हैं, जैसे आपने देखा होगा हेपेरिन। बच्चों हेपेरिन क्या करता है, रक्त को थक्का जमने से रोकता है। ठीक है, अब देखिए रेटिकुलर टिश्यू, रेटिक्यूलर इसको बोलते हैं बच्चों रेटिक्यूलर टिश्यू। ये क्या करता है, बोन को यानी जो हड्डियां होती हैं उनके जो 2 हड्डियां जुड़ी होती हैं उनके बीच में पाया जाता है, यानी बोन के जोड़ वाले भागों में पाए जाते हैं और ये तनाव को व्यवस्थित करते हैं। 2 हड्डियों के जोड़ वाले भागों में पाए जाएंगे और वहां पे एक जालीनुमा संरचना बना देते हैं जो तनाव को कम करता है ना। तो तनाव को व्यवस्थित कौन करता है, तो रेटिक्यूलर टिश्यू करता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारा हो गया उपकला ऊतक में, ठीक है, उपकला ऊतक हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, ठीक है, इसमें नर्म ऊतक हो गया। अब एक इसमें आता है कठोर ऊतक। कठोर ऊतक ये आपका 4 प्रकार का होता है। टेंडन ये क्या करता है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ के रखता है। ठीक है, और दूसरा लिगामेंट, लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और जो कार्टिलेज है ये लोचशील हड्डियां होती हैं जिसे नाक और कान में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा लोचशील मतलब इनको आसानी से मुड़ जाएंगी। ठीक है, और ये इसके अलावा 2 हड्डियों के बीच में भी पाई जाती है, जोड़ 2 हड्डियां जहां जुड़ी तो उसके बीच में है ना, बहुत टेढ़ी मेढ़ी मतलब आसानी से टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में बोन की बात करें, हड्डी की, तो हड्डी आपके शरीर को ढांचा और संरचना प्रदान करती है। हड्डियों का कार्य यही है कि शरीर को ढांचा प्रदान करना। अगर हड्डियां ना होती तो सांप की तरह रेंग के चलते, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब अगला आता है बच्चों संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक क्या है, तो रक्त है आपका और इसमें एक भाग होता है लसिका और दूसरा होता है रक्त। तरल संयोजी ऊतक को हमने 2 भागों में बांट दिया है, एक तो लसिका जो बॉडी में स्नेह का कार्य करता है, लसिका बॉडी में स्नेह का कार्य करता है, दूसरा रक्त। आपको पता है रक्त में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है बच्चों। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स और ये है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपको पता है ना, ये क्या करती है बच्चों, तो ये ब्लड में जो हमारा होता है ब्लड उसमें पाई जाती हैं और ये क्या कार्य करती हैं, तो ये कार्य करती हैं आपका छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो रक्त स्राव को रोकने के थक्का बनने में मदद करती हैं। यानी कि ये प्लेटलेट्स ना हो तो जहां पे कट जाएंगे वहां पे ब्लड बहता ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने
हिपैरिन की भी बात किया था। जो हिपैरिन क्या करता है बच्चों, ये भी क्या करता है, ब्लड को थक्का जमने से रोकता है, ब्लड को थक्का जमने से रोकता है। और ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को थक्का बनने में मदद करती हैं। हिपैरिन रोकता है और ये क्या करता है, जमने में मदद करता है ना। और इसमें देखा होगा आपने WBC, इसको अर्धसैनिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रतिरक्षा प्रणाली होती है हमारी, ठीक है। RBC को आपको पता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसके बाद बच्चों हमारा बचता है तंत्रिका कोशिका, है ना। इससे पहले कि हम बात करें पेशीय ऊतक की, है ना। पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक आप जानते हो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐच्छिक पेशियां, इन्हीं को रैखिक पेशियां भी कहते हैं, जो हमारी इच्छानुसार कार्य करती हैं। और अगला है अनैच्छिक पेशियां, जो इन्हें अनैच्छिक पेशियों को अरैखिक पेशियां भी कहते हैं। ये हमारी इच्छानुसार कार्य बिल्कुल नहीं करती हैं, ठीक है। अनैच्छिक जो पेशियां होती हैं, आपने देखा हाथ और पैर अपनी इच्छानुसार हाथ और पैर चला सकते हैं, लेकिन अनैच्छिक पेशियां जो है अरैखिक पेशियां हैं, इनको हम अपनी इच्छानुसार नहीं चला सकते हैं। और हृदय पेशी तो आप जानते हो, हृदय जो हमारे हृदय में पाई जाती हैं वो हमारे इच्छानुसार बिल्कुल कार्य नहीं करती, ठीक है। वो परमानेंट लगातार आराम नहीं करती हैं और लगातार कार्य करती रहती हैं। यानी कि जो हृदय की पेशियां हैं हृदय में पाई जाती हैं, लगातार कार्य करती रहती हैं, ये कभी आराम नहीं करती। अगर एक आराम कर लेगी तो व्यक्ति का जो है स्वर्गवास हो जाएगा, यानी व्यक्ति मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। यानी हमारे शरीर का वह भाग यानी हृदय कभी आराम नहीं करता, है ना। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। अब बात करेंगे तंत्रिका ऊतक की, ये हमारा टॉप लास्ट है तंत्रिका ऊतक, जिसको हम केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र में बांट के पढ़ेंगे। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसको पेरिफेरल यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है बच्चों, इसमें आप पढ़ेंगे मस्तिष्क को और मेरुरज्ज को। मेरुरज्ज का मतलब जो बीच की रीढ़ की हड्डी है इसको, है ना। ये 2 भागों में होता है, बटा होता है। और मस्तिष्क तो आप जानते ही हो जागृत अवस्था होती है ना। और जो परिधि है इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, क्रेनियल और स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड जो आपकी पीठ वाली है, और क्रेनियल मतलब जो आपके ब्रेन में पाई जाती है। देखो इसमें होता क्या है, ये सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाता है। जो ये है क्रेनियल, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ये क्या करता है, सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाता है। और जो स्पाइनल सूचना है, स्पाइनल कार्ड है, ये क्या करता है, सूचनाओं को स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाता है, ठीक है। स्पाइनल कार्ड से होते हुए मेरे शरीर में या हमारे शरीर में, आपके शरीर में पूरे तार बिछे रहते हैं जो सूचनाओं को इधर से उधर ले जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर कर लीजिए, है ना। यही आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।